चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। अब समाचार जो है वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो 1 या 2 दिनों के अंदर-अंदर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपने स्टेट में लागू करने के लिए एक कानून लेकर आने वाली है। और क्योंकि उनके पास में मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको पास होने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मोस्ट लाइकली आपका यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के लिए लागू होने वाला है, पास होके। जैसे ही वो पास होता है उसके बाद में इम्प्लीमेंट होगा। अब इस बात को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस पूरे मैटर को उत्तराखंड में जो लागू होने वाला है, इस बात को इंक्लूड कर द हिंदू में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल को फिर पूरा पढ़ने के बाद में उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपीएससी के लिए निकल कर आते हैं, उससे मैंने आप लोगों के लिए ये जो नोट्स हैं वो बनाए हैं और उन्हीं को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बेसिकली उस आर्टिकल का हेडिंग थी या उस आर्टिकल की हेडलाइन थी जहां से मैंने नोट्स बनाए। अब इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो समाचार यह है कि उत्तराखंड की असेंबली जो है बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाली है, जिसको शॉर्ट में यूसीसी बोलते हैं। कहां पर लागू होगा? उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। अपने खुद के राज्य के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपनी स्टेट में लागू करेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर आप करना क्या चाहते हो? जब हम लोग बोलते हैं कि भाई यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड या हम लागू करेंगे या फिर हम पास करेंगे और उसके बाद में लागू करेंगे, तो इससे आपका मतलब क्या है? आप अचीव क्या करना चाहते हो? आप इससे हासिल क्या करना चाहते हो? जवाब यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो भारत में रहने वाले या फिर किसी भी जगह पर रहने वाली जो अलग अलग आपकी कम्युनिटीज हैं, उनके लिए अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हो तो फिर उन सबकी अपनी जो अलग अलग कम्युनिटीज के अपने खुद के जो पर्सनल लॉज हैं रिलीजन में, जिसमें आपका मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, उन सबको रिप्लेस कर कर एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज उनके ऊपर लागू किए जाएंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में हिंदू पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, सिख पॉपुलेशन भी है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी है, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी रहते होंगे। इसी तरीके से आपकी और भी काफी सारी जो है कम्युनिटीज वगैरह रहती हैं। इसके अलावा ट्राइबल्स वगैरह भी रहते होंगे। अब ये सारी कम्युनिटीज के सबके अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। हिंदूज के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं। मतलब ये कि अब जैसे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंस समझिए। एक वक्त में अब भारत का आज का जो हिंदू पर्सनल लॉ है या फिर हिंदू जो आपका मैरिज एक्ट है, उसके बेसिस पर एक हिंदू पुरुष जो है वो एक वक्त पे सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। अगर उसने एक ही वक्त पर एक से ज्यादा शादी करी तो फिर ये कानूनन अपराध है। इसके लिए उसको फिर जेल जाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक हिंदू पुरुष एक वक्त में सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। अगर उसको दूसरी शादी करनी है तो उसको अपनी पहली पत्नी से कानूनन रूप से तलाक लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो शादी कर सकता है। ये नहीं कि आपको बस साथ में नहीं रहना, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने बोला कि भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, आप सेपरेट हो गए और आप किसी और के साथ में जाके शादी कर लो, ऐसा भी नहीं है। आपको बकायदा कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाकर आपको तलाक की अर्जी लगाना पड़ेगी। अगर दोनों आपस में आपसी सहमति से म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हो तो फिर उसकी जो भी शर्तें तय होती हैं उसके बेसिस पे तलाक होगा। अगर दोनों में से कोई एक पक्ष अगर अड़ गया कि भाई मुझे तो तलाक नहीं चाहिए, सामने वाले को चाहिए, तो क्या हो गया, मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर वो केस लंबा चलता है। अगर आपस में जो है एग्रीमेंट हो गया कि चलो तलाक ले लेते हैं, मगर किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेना है उसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो फिर उस पे बात खिंच जाएगी आगे। अगर शादी से बच्चे भी हो रखे हैं तो फिर उन बच्चों का क्या होगा, किसके पास में कस्टडी जाएगी, दूसरे पेरेंट को फिर कितना मिलने का हक रहेगा, वो काफी सारी चीजें होती है। एक लंबी चौड़ी लीगल प्रोसेस होती है। जब आप इसको कानूनी रूप से आपके पास में कोर्ट की डिग्री आ जाती है कि भाई आपका जो तलाक है वो दे दिया गया है, डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया, तब आप जाके दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये है हिंदू पर्सनल लॉ। ये किस किस पर लागू होता है? जो हिंदूज हैं उन पर लागू होता है, जो सिख है उन पर लागू होता है, जो बुद्धिस्ट है उन पर लागू होता है, जैन्स वगैरह जो है उन पर भी लागू होता है। अब अगर इसी की जगह एक मुस्लिम व्यक्ति की बात की जाए जो भारत में रह रहा है, तो उसके पर्सनल लॉस के बेसिस पे वो एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। इसमें टेक्निकलिटीज हैं थोड़ी बहुत, मगर हाँ उसके पास में बहुविवाह की इजाजत है, वो पॉलीगैमी कर सकता है। हिंदूज में जितने लोग आ जाते हैं, हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, इनमें से किसी ने भी अगर एक वक्त पे एक से ज्यादा शादी करी तो ये जेल के अंदर चले जाएंगे। बट एट द सेम टाइम मुस्लिम व्यक्ति जो है उसके पास अपने जो खुद के पर्सनल लॉज हैं, उसके बेसिस पर वो एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। करते जनरली कोई नहीं है, मगर और उसमें भी टेक्निकलिटीज हैं कि आप एक से ज्यादा करोगे तो उसके लिए उसकी भी अपनी शर्तें हैं। बट बड़े बड़े तौर पर, मोटे मोटे तौर पर अगर आप बात करोगे तो आपको 4 शादियां करने का अधिकार जो है भारत के संविधान के तहत, आपको जो पर्सनल लॉज की आजादी है उसके तहत में मिल रखा है। यानी कि एक मुस्लिम व्यक्ति एक वक्त में एक से ज्यादा शादी कर सकता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिल रहा है, मगर यही पर्सनल लॉज हैं। हिंदूज के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस के अपने अलग पर्सनल लॉज होते हैं, पारसियों के अपने अलग पर्सनल लॉज होते हैं, ट्राइबल्स जो है वो अपनी एक अलग किस्म की जो है कहानी उनकी है और वो अपने हिसाब से रह रहे हैं। तो हर एक जो कम्युनिटी है उसके अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं।
इन पर्सनल लॉज का कई बार क्या है, अब समाज में कोई भी चीज अगर शुरू होती है तो वक्त के साथ में धीरे धीरे उसमें कुरीतियां आना शुरू हो जाती हैं। वक्त के साथ में उसमें धीरे धीरे परवर्जन आने लगते हैं, और एक टाइम पीरियड पर एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ में शुरू की गई प्रथा एक वक्त पे 100 साल 200 साल 300 साल 1000 साल बाद में उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ में क्रिएट हो जाती हैं। वही कुरीतियां लगभग लगभग हर पर्सनल लॉज के साथ में है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ की बात की जाए, हिंदू पर्सनल लॉ के पहले जो हिंदू कस्टम्स थे उसके अनुसार अगर एक लड़की की शादी कर दी गई तो फिर उसको पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेगा। अब हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह और बाकी जो पर्सनल लॉज वगैरह बने उसमें ये अधिकार दिया गया है, मगर अगर आप कस्टम्स के बेसिस पर देखोगे तो उसमें जो है अधिकार वगैरह नहीं दिए जाएंगे। जिस जमाने में ये कानून बना होगा या जिस जमाने में इस तरीके का कस्टम बना होगा कुछ हजार साल पहले, इस बात का कुछ सेंस रहा होगा। आज की तारीख में इस बात का सेंस नहीं है, जब लड़के और लड़की में किसी तरीके का भेद नहीं किया जा सकता किसी भी बात के ऊपर, तब इस तरीके का जो प्रथा है उसका कोई सेंस नहीं बनता, तो इसके खिलाफ आपने कानून बना दिया या फिर इसको इस तरीके से आपने जो है बैन कर दिया। एट द सेम टाइम अगर आप मुस्लिम पक्ष की बात करें या मुस्लिम समाज की बात करें तो 4 शादियों का अधिकार भी जो है एक व्यक्ति के पास में है, पॉलीगैमी है। इसी तरह एक डॉटर जो है उसको इस्लाम में एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसको प्रॉपर्टी में हक दिया गया है। अब यहाँ पे फर्क देखिएगा, एक हिंदू जो महिला है उसको हिंदू कस्टम्स में प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलता, कानून वगैरह बना के उसको हक दिया गया है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो उसकी शादी होने के बाद में उसका क्लेम नहीं बनता अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर मनुस्मृति के हिसाब से या जो आपका कन्वेंशन देखा जाए, जो प्रथाएं चलती थी 1954 का कानून बनने के पहले, तो उसके पहले यह व्यवस्था थी। बट एट द सेम टाइम एक मुस्लिम महिला की बात की जाए तो उसको उसके पिता की प्रॉपर्टी में हक है, मगर कितना हक है, बेटे को जितना मिल रहा है उसका आधा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बेटे को जितना मिल रहा है उसके आधे का आधा। यानी कि अगर पिता की प्रॉपर्टी को हम लोग 100 मान लें और पिता के जो है 2 बेटे हैं और एक बेटी है, तो 2 बेटों के हिसाब से बेटे को कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है हर एक बेटे को। तो लड़की को कितना मिलेगा, उस आधे का, बेटे को जितना मिल रहा है उसका आधा, आधे का लगभग 25% के आसपास। तो हालांकि यहाँ पर दिया जा रहा है, मगर यहाँ पे डॉटर के साथ में डिस्क्रिमिनेशन है, ये इनका अपना एक पर्सनल लॉ है। तो पॉइंट ये है, इस तरीके से हर एक जो आपकी कम्युनिटी है उसके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, और उन पर्सनल लॉज के अनुसार उनका जो है अपना अपने जो शादी ब्याह के मैटर्स हैं उनको गवर्न करने की आजादी है। इसी तरीके से आपका इनहेरिटेंस का जो मसला है कि भाई आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसको देनी है किसको नहीं देनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हो अपने पर्सनल लॉज के बेसिस पे। इसी तरीके से अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हो तो एक तो आप अडॉप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते वो बात, और अडॉप्ट करोगे तो फिर उसका कितना राइट बनेगा आपकी प्रॉपर्टी पे, क्या राइट नहीं बनेगा, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें। ये सारी की सारी जो बातें हैं, जो सारे मसले हैं, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, शादी तलाक, एडॉप्शन की बात हो गई, और इनहेरिटेंस यानी कि पिता की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में किस तरह से जाएगी और किस तरह से बटेगी, इस तरीके की जो चीजें हैं जिससे आपकी सामाजिक जिंदगी जो है वो चलती है, आपके समाज के अंदर आपकी सामाजिक जिंदगी जो चलती है, ये सारी चीजें भारत में हर एक व्यक्ति के, हर एक जो कम्युनिटी है इसके अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। अब जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओगे तो हर एक जो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक जो पर्सनल लॉज हैं, हर एक अगर समाज की हम बात करें तो उसमें अपनी कुछ ना कुछ कुरीतियां वक्त के साथ में डेवलप हो गई हैं। हर एक में कुछ ना कुछ आपको या तो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर एक क्लियर जो है आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट दिखता है जो आज की तारीख में समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज अगर आप लेकर आते हो जिसमें यह बोला जाता है कि भाई शादी ब्याह की बात हो, एडॉप्शन की बात हो, इनहेरिटेंस की बात हो, आपके ऊपर कुछ पर्टिकुलर बातें लागू होंगी, कुछ आपके यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज हैं जिसके अनुसार आपको इन सारी चीजों को करना पड़ेगा। अब आपके पर्सनल लॉज नहीं लागू होंगे, तो फिर ये चीज जो है वो कहलाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली इन सारे पर्सनल लॉज को हटा के इनकी जगह पे एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज स्थापित करता है। अब सवाल उठता है कि भारत में आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों हो रहा है किसी एक स्टेट में, या फिर क्यों लागू होना चाहिए। वक्त वक्त पे ये भी डिमांड उठती रहती है कि भारत में, पूरे भारत में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाइए। तो सवाल उठता है कि भारत में आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बहस हो ही क्यों रही है। सबके जब अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, सब अपने अपने पर्सनल लॉज में खुश हैं, तो दिक्कत क्या है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहते हो। इसका जवाब है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में यह लिखा गया है कि भाई द स्टेट शैल इंडिवियर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के जो स्टेट हैं, जो शासन है, उसकी जिम्मेदारी है कि वक्त के साथ में आपने पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। हम ये नहीं बोलते कि अभी आपने लागू कर दीजिए, इसी वक्त लागू कर दीजिए, जब आपको ठीक लगे, जब आपको सही समझ में आए, आपने मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है। तो ये भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आपने, स्टेट ने, शासन ने, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे भारत के लिए यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है। ये किसका पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका ये पार्ट बनता है। चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल 44 याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भारत के संविधान के किस पार्ट में मिलता है, पार्ट नंबर 4 में मिलता है, आर्टिकल नंबर 44 में मिलता है। लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है,
कि भाई द स्टेट शैल इंडिवियर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हालांकि अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिख तो दिया कि भाई आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, बट क्योंकि हम समझते हैं इस चीज को वक्त और मौके की नजाकत देखते हुए सही समय पर लागू करना है, इसलिए हम इसको इन्फोर्सिबल नहीं बना रहे। बट इंटरेस्टिंग बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो स्टेट के ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती हैं, बट एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालती। यानी कि अपने मॉरल्स के बेसिस पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही वक्त मौका देखकर इस चीज को लागू करिए, बट चले हम आपको कानूनी रूप से बातें नहीं कर रहे हैं कि आपको इतने टाइम लिमिट में ये काम करना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत में भैया तुम्हें लाना है, एक दिन तुम्हें लेकर आना है, मगर कब लाना है वो तुम खुद डिसाइड कर लो, हम उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे, वो आपकी मर्जी है, आप उसे कब लागू करना चाहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लगभग लगभग ये पूरे के पूरे चैप्टर की यही खासियत है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको एक दिशा निर्देश जरूर देता है, मगर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं डालता। यही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी लागू होती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्योंकि आपके ऊपर एक पाइवोटल रोल अदा करते हैं गवर्नेंस में, एक मोरालिटी जो है उसका एक मॉरल प्रेशर आपके ऊपर जरूर डालते हैं, मगर क्योंकि इन्फोर्सिबल नहीं है, कानूनी रूप से आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है आपको उसको लागू करना है नहीं लागू करना, तो यहां से सरकार जो है उसको थोड़ा सा पेच मिल जाता है, थोड़ा सा ढील मिल जाती है। यूसीसी की भी यही कहानी है, लागू करने की जिम्मेदारी है, कब करना है इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। अब यही जो प्रश्न है, ये भारत की संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसने संविधान लिखा था, उनके सामने भी ये क्वेश्चन आया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको भाई या फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए या फिर इसको हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डालना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसको इन्फोर्सेबल बनाना चाहिए या फिर नॉन इन्फोर्सेबल बनाना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं कानूनी तौर पर इन्फोर्सिबल, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट फिर बकायदा सरकार को आदेश देता है कि भाई फलाने व्यक्ति के फलाने फलाने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये समाज के पूरे एक तबके का या पूरे के पूरे समाज के किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप ये फलानी फलानी चीज करिए या फिर ये फलानी फलानी चीज जो हो रही है इसको करने से रोकिए, इसको बंद करवाइए। दूसरे शब्दों में कानूनी तौर से आपके पास में एक प्रोटेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कोर्ट्स का आपके पास में एक प्रोटेक्शन है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आपको उसको लागू करवाना पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कहानी यह है कि इनको आप लागू नहीं करवा सकते कोर्ट से बोल के, वो स्टेट की मर्जी है कि वो कब करते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ कहा नहीं गया। फंडामेंटल राइट्स के लिए बड़ा क्लियर बोला गया है कि अगर वायलेशन होता है तो भैया तुम्हें लागू करवाना पड़ेगा, और इसके लिए आप जो व्यक्ति है वो कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया तो फिर आपको झक मार के करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्योंकि इस तरीके का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो सामने वाला अगर कोर्ट चला भी गया कि साहब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार लागू नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में उसको कोई राहत नहीं मिलेगी, कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। तो यही सवाल संविधान सभा में जब संविधान लिखा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम क्या करें, हम फंडामेंटल राइट बनाएं या ना बनाएं, दूसरे शब्दों में इसको इन्फोर्सेबल बनाएं ना बनाएं। तो इस सवाल के जवाब में दोनों तरफ से आपका पक्ष और विपक्ष, जो यूसीसी के सपोर्ट में थे फंडामेंटल राइट को बनाने के लिए, उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट रखे, जो यूसीसी के विरोध में थे फंडामेंटल राइट जिसको जो चाहते थे कि इसको ना बनाया जाए, उन्होंने भी अपने अपने आर्ग्यूमेंट रखे। एक एक करके दोनों के आर्ग्यूमेंट देखते हैं। जिन्होंने इसको अपोज किया उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट बना दिया, अगर हम लोगों ने यूसीसी को इन्फोर्सिबल कर दिया कानूनी रूप से, ऐसी कंडीशन में जो भी आपकी माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक माइनॉरिटी के अपने पर्सनल लॉज हैं। अब यूसीसी के तहत में आप बोलोगे कि तुम अपने पर्सनल लॉज के बेसिस पर नहीं चल सकते, तुम्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेसिस पर शादी ब्याह और बाकी सारी चीजें करना पड़ेंगी। अब वो नहीं हो सकता जो अभी तक हो रहा था, तो इससे माइनॉरिटीज के जो राइट है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। दूसरा उनका कहना यह था कि भारत की जो खासियत है वो डाइवर्सिटी है, हजारों सालों से एक समाज चला आ रहा है, उसी में बुद्धिज्म पैदा हुआ, उसी में जैनिज्म आया, उसी में सिखिज्म आया, बाहर से पारसी भी आ गए, फिर बाद में मुस्लिम्स भी आ गए, वो भी 700-800 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका भी अपना जो है अपने खुद के जो है मान्यताएं हैं, भारत की मान्यताओं से भी वो इन्फ्लुएंस हो, तो उनका भी अपना एक अलग किस्म का जो है कल्चर बन के डेवलप हुआ है। तो भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। उसके बाद में क्षेत्र बाय क्षेत्र जो है आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आदिवासियों की एक अलग ही जिंदगी चल रही है, वो 4 वर्णों की व्यवस्था से ऑल टुगेदर बाहर है, तो हजारों सालों में उनका इवोल्यूशन अलग हुआ है। आदिवासियों की जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनका अलग अपने आप में एक अलग अलग जो है कंडक्ट है। जो सेंट्रल एशिया के आदिवासी हैं वो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों से अलग है, नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी जो आपको जम्मू कश्मीर के इलाके में मिलने वाले ट्राइबल्स हैं उनसे अलग है, ये सारे के सारे ट्राइबल साउथ के इलाकों में मिलने वाले ट्राइबल से ऑल टुगेदर अलग है। तो डाइवर्सिटी भारत में इतनी गजब की है जिसका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। इनका कहना यह था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया उस कंडीशन में जो पूरी की पूरी डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा इन्होंने ये बोला कि भाई फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा, आपको अपना धर्म जैसे भी आप चाहते हो उस तरह से मानने की आजादी है। अब उसके बाद हम उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में अगर ये लिख दें कि तुम सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड मानना पड़ेगा, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मानना पड़ेगा या इसकी मानने की जो बाध्यता है वो अपने आप में एक और फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मिल रखा है उसके साथ में सीधे सीधे क्लैश कर रहा है, और दो फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के साथ में क्लैश करें तो कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशन बन जाती है। ऐसे में
क्या करें? तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में इन्होंने ये बोला, सच यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड विदाउट सिक्योरिंग द कंसेंट ऑफ ऑल द कंसर्न कम्युनिटीज। इसके बाद ये बहुत एक वाजिब पॉइंट था कि हम लोग जिनके लिए आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी को पता भी नहीं है कि हम लोग इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। तो पहले इनको बताया जाए कि भैया ऐसा ऐसा करने की हमारी प्लानिंग है, तुम लोगों के क्या विचार हैं, क्या विचार नहीं है। किसी तरीके से इनका कंसेंसस लिया जाए, या तो रेफरेंडम करवाया जाए, या वोटिंग करवाई जाए, या इनकी जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनसे बोला जाए कि अपने राय मशवरे करके जो भी तुम्हें हाँ या ना है वो हमको बताओ, और क्यों हाँ है या फिर क्यों ना है वो बताओ, और सबको सुन चुकने के बाद में फिर हम ये फैसला लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक दिन आउट ऑफ नोवेयर आके आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम अभी तक जैसे शादी और तलाक दे रहे थे उसी तरह से तुम अब आगे भी शादी और तलाक करोगे, और उसी तरह से तुम्हारे बाकी सारी चीजें भी उसी उसी तरह से चले, अब जो है जैसे पहले चलती थी अब वैसे ना चल के अलग तरह से चलेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहले आपकी जितनी भी कंसर्न कम्युनिटीज हैं उनसे आपने परमिशन परमिशन तो खैर गलत वर्ड हो जाएगा, बट उनसे एक बार आप जो है राय मशवरा कर लें, उसके बाद फैसला करें तो ठीक रहेगा। वाजिब आर्ग्यूमेंट दिया था, ये एक बहुत सही बात कही थी। तो ये सारी की सारी बातें, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने फंडामेंटल राइट नहीं बनाना चाहिए, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के साथ में या इस तरीके का विचार रखने वाले लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट अपना दिया था और उसके पीछे के तर्क अपने ये बताए थे। अब वो लोग जो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, उनका कहना यह था, और उन्होंने सबसे पहले जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला पॉइंट उठाया था, इसके ऊपर ये बोला कि देखो भैया ऐसा है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हुआ तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया कि भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को अपना रिलीजन जो है अपने हिसाब से मानने की इजाजत देता है, मगर साथ ही साथ उसने स्टेट को भी ये पावर दे रखी है कि वो किसी के लिए भी ऐसे कानून बनाने में एम्पावर्ड है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के रिस्पेक्ट में, जिससे कोई सोशल रिफॉर्म होता हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ये बड़ा वाजिब आर्ग्यूमेंट था कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत का संविधान देता जरूर है, बट साथ ही साथ स्टेट के पास में, भारत की सरकार के पास में ये ताकत भी है कि रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस के चलते कोई शोषण हो रहा है, किसी तरीके की कोई कुरीति है, तो उस कुरीति को रिफॉर्म करने के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए भारत की सरकार या स्टेट जो है, शासन प्रशासन जो है वो कानून बना सकता है। जैसे कि ट्रिपल तलाक के लिए अभी कानून बना था कुछ वक्त पहले। तो ट्रिपल तलाक ऑल्दो आपका जो है, आप हालांकि पर्सनल, ये एक तरीके से पर्सनल लॉ का ही पार्ट हो जाएगा, या कई लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया था कि ये पर्सनल लॉ का पार्ट है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हिस्सा है, आप उसको छेड़ नहीं सकते। बट यही आर्ग्यूमेंट जो है ओवर रूल कर गया या प्रिवेल कर गया कि भैया कोई भी आपका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो ठीक है, मगर स्टेट के पास में ये पावर है कि अगर कोई ऐसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत में ऐसी प्रैक्टिस है जिससे किसी भी समाज के तबके का जो है नुकसान हो रहा है, दूसरे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं, डिग्निटी के, इक्वालिटी के, तो ऐसी कंडीशन में सोशल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, कानून बनाया जा सकता है और उसको फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो यही बात इन लोगों ने कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लेकर आया गया तो खास तौर पर महिलाओं की जो इक्वालिटी है उसको बहुत तेजी से प्रमोशन मिलेगा। भारत में जो महिलाओं की स्थिति है इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और ये इंप्रूवमेंट एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही आ सकता है, और क्योंकि स्टेट के पास में पावर है तो उनको ये करना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट जो है दिया गया था, इस आर्ग्यूमेंट को रखा गया था। खैर, फाइनली दोनों तरफ से तर्क और कुतर्क हुए, अच्छी बातें भी रखी गई, बुरी बातें भी रखी गई। अल्टीमेटली फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल तो है, यानी कि वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, बट साथ ही साथ इनका ये मानना था कि ये फिलहाल जो है, अभी भारत का संविधान शुरुआती स्टेजेस में है, अभी अभी लागू हुआ है, अभी अभी लागू होगा, अभी तो बन ही रहा है जिस वक्त ये बात कर रहे थे। एंड भारत ने अभी अभी एक बड़ा भीषण पार्टीशन देखा है, 30 लाख लोग जो है उसमें लगभग लगभग मारे गए हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है इधर से उधर इधर से उधर जो है हो गए हैं, परिवार बर्बाद हो गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं। ना अभी हमारे पास में इतनी ताकत है, ना हमारे पास में भी इतनी क्षमता है कि हम इस चीज को इन्फोर्स करवा सकें एकदम लीगली, अगर इसका वायलेशन कहीं पर होता भी है तो। और लोग एकदम से इतना जल्दी मानेंगे भी नहीं, क्योंकि भारत का समाज उस जमाने में कंजर्वेटिव तो था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। कम्युनिटीज, क्योंकि एक, और ये एक सच्चाई है जो खुलकर एक्सेप्ट करना पड़ेगी, उस वक्त में इतनी मारकाट हो चुकी थी कि कम्युनिटीज को के मन में एक दूसरे के लिए नफरतें बैठी हुई थी। इस बात को डिनाई करने से कोई फायदा नहीं है, कहना पड़ेगी जो सच्चाई है कि कम्युनिटीज के मन में एक लिमिट, एक काफी बड़े लेवल तक जो है नफरतें बैठी हुई थी, और उन्हीं नफरतों का मैनिफेस्टेशन आज कुछ ना कुछ रूप में हो रहा है। इतनी मारकाट हो गई थी। ऐसे कंडीशन में अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर फिर रिलीजन के आधार पर देश का बंटवारा होने के बाद, जब भारत के लोगों की रिलीजियस सेंसिटिविटीज बहुत ज्यादा हर्ट हो रखी हैं, एक और अगर आप इस तरीके का कदम उठाते हो तो वो ठीक नहीं रहेगा। इस तरीके का आर्ग्यूमेंट जो है डॉक्टर अंबेडकर का था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका डिजायरेबल तो है, मगर अभी शायद ऐसा वक्त नहीं है कि इसको शुरुआती स्टेजेस में हम लोग लेकर आए। देश को हील होने दो, आर्थिक तौर पे और आपका मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार होने दो, और उसके बाद में इसको लागू करना चाहिए। इनिशियल स्टेजेस में अगर किसी को वॉलंटरीली इसको अडॉप्ट करना है तो कर ले, नहीं करना है तो ना करे। इसके लिए फिलहाल अभी जो है किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और ये वाजिब बात थी उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, ये एक वाजिब आर्ग्यूमेंट था।
फाइनली ये जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमिटी थी, जिनकी ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह आपने डिसाइड करने हैं, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, इस कमिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो ये फंडामेंटल राइट कमिटी थी, इसमें अल्टीमेटली वोटिंग हुई और 5 और 4 की मेजोरिटी से सेटल हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जाएगा, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला जाएगा। ये जरूरी तो है, बट अभी एकदम ही जो है इतना नेसेसिटी भी नहीं है कि अभी के अभी करवा दिया जाए, जरूरी बहुत है, तो इसको बाद में अपने हिसाब से जो हम लोग करवाएंगे, अभी इसको लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। 1949 1950 के पहले इन लोगों ने इस बात को डिसाइड कर लिया। यहां से भी एक बात याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स की एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन भाई लोगों ने 5-4 के की मेजोरिटी से डिसाइड किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं बनेगा। यहां से एक सवाल ये तैयार होता है, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला सवाल जो उठता है वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया और उन लोगों ने अपने स्टेट में यूसीसी लागू कर दिया, तो इस यूसीसी से आपको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद में आपको क्या दे देगा, या फिर इसके लागू हो जाने के बाद में क्या चीजें चेंज हो जाएंगी? अगला क्वेश्चन ये उठता है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जिस तरीके से इसका जो ड्राफ्ट मीडिया में आया है, इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है, उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि ये यूसीसी फोकस कर रहा है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। भारत में आज भी सारे इतने सारे कानून और प्रोटेक्शन देने के बाद भी ये एक रियलिटी है कि महिलाओं के साथ में कहीं ना कहीं उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी कहीं ना कहीं अभी भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इन प्रैक्टिस इंडिया की सोसाइटी इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। उसकी वजह ट्रेडिशनली और एक काफी लंबे वक्त से हमारा पेट्रियार्कल होना है, पितृसत्तात्मक समाज होने के चलते शायद हम लोग इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट ना कर पाए, अभी कुछ वक्त और लगे। मगर यूसीसी लागू होने के बाद में इसकी एक्सेप्टेंस की स्पीड जरूर बढ़ेगी, ये बात क्लियर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉ अल्टीमेटली महिलाओं को प्रोटेक्शन, महिलाओं की जो है कहीं ना कहीं राइट्स में बढ़ोतरी करता है, महिलाओं के कई सारे राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर खास तौर पे जो है एम्फेसिस दिया गया है, खास तौर पे इसका फोकस है। जो भी प्रोविजंस इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इसमें कोशिश यह है इस तरीके की प्रोविजंस डाले जाएं कि भाई महिला जिनके बाद में जो भी आपके कानून वगैरह निकल कर आए, उन कानूनों के तहत में महिलाओं को और पुरुषों को इनहेरिटेंस के मैटर्स में खास तौर पर और पर्सनल लॉस के मैटर में इन जनरल इक्वल ट्रीट किया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। यूसीसी लागू होने के बाद में उत्तराखंड में बाकी जो चीजें होंगी सो होंगी, अपनी जगह है, मगर क्योंकि पूरा का पूरा लॉ जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, तो खास तौर पर्सनल लॉज में इक्वालिटी आएगी, इस बात की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। महिला और पुरुष को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा पर्सनल लॉज में। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा रेलेवेंट बात यह है कि खास तौर पे इनहेरिटेंस के मैटर्स जो है पर्सनल लॉ में, उसमें जो है ट्रीटमेंट जो है बराबर से होगा। महिला और पुरुष के बीच में जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, वो इनहेरिटेंस के मैटर में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली, अभी मैं हिंदू लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मगर जो मनुस्मृति हो गई या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर जो कस्टम्स बने हुए थे, उसके बेसिस पर एक बेटी की जब शादी होती है, उसके बाद में वो उसका पिता की प्रॉपर्टी पे हक नहीं बनता। ये हिंदू कस्टम्स हो गए। कानून की बात नहीं कर रहा हूं, कानून अलग चीज है, 1954 में बना हुआ है, कस्टम्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉज में जो इनहेरिटेंस है, उसमें बेटे को जितना मिल रहा है उसके आधे का आधा आपको दिया जा रहा है। तो ये वाली कहानी हो गई। इसी तरीके से किसी और कम्युनिटी की कुछ और कहानियां, किसी और की कुछ और कहानियां। इनहेरिटेंस में खास तौर पर ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत जबरदस्त है। अब ये एक आप किस तरह से कह सकते हैं, ये ट्रेडिशन बना हुआ है कि बेटों को जनरली जो है प्रेफरेंस हमेशा से दिया गया है। ट्रेडिशनल इस तरीके के इतिहास रहा है इस तरीके का, जिसके चलते बेटों को एक प्रेफरेंस मिला है। तो लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में खास तौर पर जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो इनहेरिटेंस के मसलों में था। पिता की जो संपत्ति लेनी है या उसके ऊपर जो अधिकार है, उसको लेकर नाटक थे। अब उसमें जो है यहाँ पर कमी आएगी। उसमें जो है खास तौर पर ये कानून लागू होने के बाद में हमको महिला और पुरुष के बीच में इक्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ मैरिज और डिवोर्स की बात की जाए, शादी और तलाक की अगर बात की जाए, इन मसलों को भी, जो इससे रिलेटेड कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो शायद आज की तारीख में मॉरली ठीक नहीं है, इनको भी पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। जैसे कि पॉलीगैमी हो गया या फिर बहुविवाह हो गया, एक पुरुष का एक ही वक्त पर कई सारी शादियां करना हो गया, ये प्रैक्टिस पूरी तरीके से बैन होगी। और अगर फिर कोई भी इसको करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, वो फिर जेल जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक तो पॉलीगैमी हो गया। इसी तरह एक इद्दत का कंसेप्ट होता है, ये मुस्लिम समाज में प्रोमिनेंटली है कि एक महिला का अगर डिवोर्स हुआ है, उसका अगर तलाक हुआ है, तो दूसरी शादी करने के पहले 2 या 3 महीने का पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में वो शादी नहीं कर सकती। उसकी अपने कुछ वजह और कुछ रीजंस हैं, बट वो टाइम पीरियड में उसकी शादी नहीं होती। इस टाइम पीरियड को, जिसमें तलाक होने के बाद में एक महिला को कुछ वक्त तक रहना, ऐसे ही रहना पड़ता है, दूसरी शादी करने से पहले तक का जो ड्यूरेशन है, जो उसको काटना पड़ता है, इसे बोला जाता है इद्दत। तो एक बार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, उसके बाद में जो इद्दत का कंसेप्ट है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पार्ट है, ये भी फिर लागू नहीं हो पाएगा, ये भी इनइफेक्टिव हो जाएगा। और इसी ये तो कुल मिलाकर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, पर्सनल लॉज में
360 डिग्री का चेंज हमको देखने को मिलने वाला है। और सारे लोगों के बीच में पर्सनल लॉस के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो कानूनी तौर पर उनको इक्वल ट्रीटमेंट जो है दिया जाएगा। जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कानूनी तौर पर आपको इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलेगा। अब ना तो ये हो सकता है कि इसको इस तरह से कहना चाहिए कि कोई भाई अपनी बहन से ये नहीं बोल सकता कि भाई पिताजी की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हक नहीं है, कानूनी तौर पर अब ये बात नहीं की जा सकती। या फिर ये नहीं बोल सकता कि पिताजी की प्रॉपर्टी में से ज्यादा हक जो है मेरा बनता है तो बड़ा हिस्सा मैं रखूंगा, छोटा हिस्सा तुम रखोगी। अगर आप दोनों जो है एक ही पिता की संतान है, पिता पुत्री जो भी भाई बहन जो है, अगर एक ही पिता की संतान है तो फिर उनका बराबरी का हक बनेगा, इर्रेस्पेक्टिव कि आप किस रिलीजन से आते हो। ऐसे रिलीजन से आते हो जिसका पर्सनल लॉ तो नहीं, जिसके कस्टम्स ये बोलते हैं कि आपको लड़की को कुछ नहीं मिलेगा, या फिर अगर ऐसे रिलीजन से आते हो जिसका पर्सनल लॉ ये बोलता है कि बेटे को जितना मिल रहा है उसके आधे का आधा आपने देना है, कुछ नहीं माना जाएगा। अगर पिता की प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, जेंडर मैटर नहीं करता, बेटा और बेटी दोनों को बराबरी से मिलने वाला है जो भी मिलने वाला है। शादी तलाक की बात की जाए, हर पुरुष जो है एक वक्त में एक ही शादी कर सकता है, दूसरी करना है तो भैया पहली वाली से कानूनी तौर पर तलाक लो, उसके बाद ही दूसरी शादी होगी। इसी तरह एक महिला का अगर तलाक होता है तो उसके ऊपर फिर जो अपने पर्सनल लॉस के तहत में है कि भाई तुम इतने वक्त तक शादी नहीं कर सकती, या तुम्हें ये मानना है वो मानना है, या तुम्हें 3 तलाक दिया जा सकता है, अब तो खैर वो भी बैन है, या किसी और तरीके का जो तलाक है उस तरीके से आपको दिया जा सकता है, वो कुछ नहीं। आपको लीगली जाकर जो है तलाक लेना पड़ेगा, लीगली आपको ये सारी की सारी चीजें करना पड़ेंगी। तो ये सारे के सारे जो सोशल रिफॉर्म्स वगैरह जो है एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। वही प्रॉपर्टी वाली बात जो मैंने कही, द कोर्ट विल आल्सो एक्सटेंड इक्वल प्रॉपर्टी शेयर्स टू मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग 25% शेयर अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ एक महिलाओं को 25% शेयर देता है, उसकी जगह बराबरी से जो है फिर वो अपना राइट असर्ट कर सकती हैं, बराबरी से उसको क्लेम कर सकती हैं। तो ये जो है कुछ मेजर मेजर बदलाव हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने के बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यूसीसी का जो ये पूरा मसला है, इस पे हमने दो पक्ष देख लिए। एक तो हमने ये देख लिया कि कानूनी तौर पर यूसीसी क्या होता है, और यूसीसी का जो पूरा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया और इन्फोर्सिबल नहीं बनाया गया, क्या उसकी डिबेट थी, वो सारी बात हमने देखी। और दूसरा, अगर ये लागू हुआ तो किस तरीके के बदलाव आएंगे। अब जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो माना गया था कि भाई रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, लागू होना चाहिए, बट फिर भी इन्फोर्सिबल नहीं बनाया गया। मगर क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, यानी कि सरकार के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन लागू करता है, तो इसी रोशनी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मेजर काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, हर एक जो भी उसके सामने मुकदमे या मसले आते हैं, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग केसेस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपनी भी एक राय रखी है, अपना भी जो है उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट रखा है। उस पर भी अब बात करना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो बेसिकली एक आपको लीगल जो है पर्सपेक्टिव देती है। तो अब अगली चीज यही देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो है यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर क्या कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो जजमेंट्स हैं उसमें इशू के ऊपर काफी सारी बातें कही हैं, बट मोटे मोटे तौर पर यही बात निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि भाई हम संसद को इसके लिए किसी तरीके का आदेश नहीं दे सकते, हम संसद को किसी तरीके से मजबूर नहीं कर सकते कि वो इसके ऊपर कानून बनाए, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। इसके ऊपर कानून बनाना या फिर उसके ऊपर कानून ना बनाना पूरी तरीके से पार्लियामेंट के डोमेन में है, पार्लियामेंट की मर्जी है, वो चाहे तो उसके ऊपर कानून बनाए, चाहे तो उसके ऊपर अभी फिलहाल कानून ना बनाए, हम इनको किसी भी तरीके से उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, मोटे मोटे तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया वो क्या है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका गवर्नमेंट को किसी तरीके की कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जा सकते, उनको कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, वो उनकी मर्जी है, वो बनाना चाहे तो ठीक, नहीं बनाना चाहे तो ना ठीक। 1985 में जो शाह बानो केस आया था, जिसको भारत के इतिहास के सबसे लैंडमार्क जजमेंट्स में से एक माना जाता है, जिसके सामाजिक और पॉलिटिकल बहुत रेपरकशंस निकले थे, उस पूरे के पूरे जजमेंट में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज रिमेन्ड अ डेड लेटर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 1985 में शाहबानो जजमेंट में कि भाई ये बड़ी शर्म की बात है, एक अफसोस की बात है कि आर्टिकल 44 जो है वो अब तक लागू नहीं हो पाया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा था कि वक्त और मौके के हिसाब से आप इसे लागू करिएगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये आज की तारीख में एक डेड लेटर बना हुआ है, संविधान का पार्ट होते हुए भी, और मॉरल ऑब्लिगेशन डालने के बाद भी आप इसको लागू नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात कही थी, फिर आगे ये बोला था कि इसको लागू जल्दी से जल्दी करवाया जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आदेश दिया था, बट ये कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको लागू करें। साथ ही अब यही जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो केसेस में और उठाई गई। 1995 में केस आया जिसका नाम है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कोर्ट ने फिर यही बात बोली कि भैया
एक प्लान बना लो, कुछ डिसाइड करो इसके ऊपर, इसको हमेशा के लिए नहीं टाला जा सकता। ठीक है, हम तुम्हें आदेश नहीं दे सकते इसके ऊपर, बट कुछ तो सोचो, कुछ तो करो इसके ऊपर। आप जल्दी से जल्दी इसको लागू करने के बारे में कोई विचार बनाओ। 95 के बाद में 2003 में फिर यही सवाल उठा, जॉन बलामथम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फिर वही बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कि सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। फिर वही बात कि हम आपको आदेश नहीं दे सकते, बट भैया कुछ तो करो इसके ऊपर, तुम तो एकदम इस पे हिलने को तैयार नहीं हो। ये बात ठीक नहीं है। तो ये जो है वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बातें कही गई थी। अब 2023 में मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, ये आपका स्टेट्स वगैरह जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इस बात को लेकर आर्गुमेंट ये दिया गया था कि आर्टिकल 44 में बोला गया है कि पूरे भारत के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना है, तो वो बनाने का पावर तो आपका पार्लियामेंट के पास में है। क्या कोई स्टेट वगैरह जो है अपना अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकता है या नहीं बना सकता, इस बात को लेकर सवाल उठाया गया था। और ये उत्तराखंड को लेकर सुगबुगाहट थी कि ये लोग वादा किया गया था कि हम लोग जो है यूसीसी लेकर आएंगे, तो इसके खिलाफ लोग गए थे ये बता कि भाई इस तरीके के वादे वगैरह रुकवाए जाएं, और अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो उसको बैन करवाया जाए, क्योंकि स्टेट्स के पास में पावर नहीं है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकें इस तरीके से। तो मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसपे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे थे, उन्होंने, या उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी इस बेंच की, उन्होंने ये बोला था कि पहली चीज तो ये कि आपका जो ये कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर हम किसी तरीके का दिशा निर्देश नहीं दे सकते। कई बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई दिशा निर्देश हमारे द्वारा पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता। बनाना है नहीं बनाना एक्सक्लूसिवली उनके डोमेन में है, ये उनकी मर्जी है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि आर्टिकल 162 जो है संविधान का, वो स्टेट्स को, आपके अलग अलग राज्यों को ये पावर देता है कि अगर वो चाहें तो अपने अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पूरे देश में आर्टिकल 44 के तहत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा नहीं होगा, इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट को तो खैर किसी तरीके का हम आदेश दे नहीं सकते, वो उनकी मर्जी है। मगर स्टेट्स अगर चाहें तो आर्टिकल 162 का इस्तेमाल कर कर अपने राज्यों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं। इसमें किसी तरीके का जो है इशू नहीं है, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 162 एक्सटेंड्स टू मैटर विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज पावर्स टू मेक लॉस। अब ये जो बात इन्होंने कही है कि आर्टिकल 62 के तहत में अगर स्टेट चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं। इसका तर्क यह है कि आर्टिकल 162 राज्यों को यह पावर देता है कि वो सारे मैटर्स जिसपे सेंटर लॉ बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर जिसमें आपको भी अधिकार है कानून बनाने का, उन सब में आप जो है कानून बना सकते हो आर्टिकल 162 का इस्तेमाल करते हुए। यानी जैसे बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है कि वो सारे मसले जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, तो उन मसलों पे आप कानून बना सकते हो। तो आर्टिकल 62 में क्या बोला, 162 में क्या बोला गया है, वो सारे मैटर जिसमें स्टेट का लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, वहां पर उस स्टेट के पास में पावर, एग्जीक्यूटिव पावर है कि उस मैटर से रिलेटेड वो इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं और उस तरीके के कानून अपने अपने राज्यों में बनाकर लागू कर सकते हैं। तो ये अपने को याद रखना है, आर्टिकल 162, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड्स टू मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज पावर टू मेक लॉस। यानी कि हर वो मसला जिसके ऊपर स्टेट कानून बना सकता है, स्टेट के पास में अधिकार है कि स्टेट के पास में उस मैटर के रिस्पेक्ट में एग्जीक्यूटिव पावर भी है, या एग्जीक्यूटिव के पास में उस स्टेट में पावर है कि वो मैटर जिस पे वो कानून बना सकता है, वो सेंटर के साथ कॉन्करेंटली कानून बना सकता है, आर्टिकल 162 का इस्तेमाल कर वो उस पे कानून बनाए। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैरिज एंड डिवोर्स भी आता है, इन्फेंट्स एंड माइनर्स भी आते हैं, एडॉप्शन, विल्स, इंस्टेसी एंड सक्सेशन भी आता है, ज्वाइंट फैमिली एंड पार्टीशन भी आता है। ये सारे के सारे मैटर आते हैं और टेक्निकली यही सारे के सारे मैटर पर्सनल लॉ का पार्ट है। तो इसके चलते भारत के स्टेट्स के पास में ये पावर है कि पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करते हुए, दखल करते हुए कानून बनाए जा सकते हैं अपने अपने राज्यों के लिए। और इसी को आगे एक्सटेंड करके आप बोल सकते हो कि भाई भारत के राज्य भारत के जो स्टेट्स हैं अपने अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा सकते हैं। तो यहां से जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया ये लोग कानून बनाने का अधिकार रखते हैं और अपने अपने राज्यों में चाहे तो ये कानून बना सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। ये बात जो है यहां पर उन्होंने कहकर खत्म कर दी। चले आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पास होने वाला है, इसको लेकर द हिंदू में जो आर्टिकल छपा था, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, उससे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, वो सब हमने डिस्कस कर ली। अब हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, स्पेशली अगर प्रीलिम्स में यहाँ से यूसीसी के ऊपर अगर कुछ पूछ लिया गया, तो वो कितने तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड किस तरीके से उनको फ्रेम किया जा सकता है। तो यहाँ से तो खैर इस स्लाइड से तो क्या ही आएगा, इसमें तो सिर्फ आपको ये बताया था कि भाई यूसीसी जल्दी पास होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, बहुत बेसिक सवाल है, बट यू नेवर नो, पूछ लिया जाए। तो यूसीसी पर्सनल लॉज को एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज के साथ में रिप्लेस करता है। किस तरीके के पर्सनल लॉज, या फिर पर्सनल लॉज में क्या क्या आ जाता है, इसमें मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस, मोटे मोटे तौर पर ये चार चीजें आती हैं।
तो ये क्वेश्चन की तो खैर संभावना कम ही है कि यूसीसी क्या होता है, ये तो खैर एक नहीं पूछा जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मगर ये एक वाजिब सवाल बनता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जनरली किन बातों को इफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है, या फिर ये कि पर्सनल लॉ में मोटे मोटे तौर पर क्या चीजें आती हैं। इसी को ऐसे घुमा के बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो मोटे तौर पर वो किन किन बातों को इम्पैक्ट करेगा, या उसके अंदर किस तरीके के कानून होंगे, किस तरीके की चीजों को गवर्न करने वाले कानून होंगे। जवाब हो गया मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कुछ मसले आएंगे, बट प्राइमरीली मोटे मोटे तौर पर पर्सनल लॉज में इन चार बातों को रेगुलेट करने के लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, ना सिर्फ यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में या फिर इसके अलावा यूपीएससी के जितने एग्जामिनेशन होते हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में, और इसके अलावा भी जो दूसरे पेपर्स हैं उसमें भी चांसेस हैं। इसके अलावा जो रेलवे के एनटीपीसी और बाकी भर्तियां होने वाली हैं उसमें, एंड एसएससी, सीजीएल एंड जितने एग्जामिनेशन हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है, मुझे एक गट फीलिंग है, मुझे एक फीलिंग है कि ये यूसीसी के ऊपर ये सवाल इनमें से 2 या 3 एग्जामिनेशंस में आएगा। सवाल क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में और कौन से पार्ट में मिलता है? ये याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। भारत के संविधान के चैप्टर नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 के आर्टिकल नंबर 44 में यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान के कौन से पार्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है? पार्ट नंबर 4 में बात की गई है। अगर नाम से याद रखना है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो चैप्टर नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 है उसमें बात की गई है। एंड कौन से आर्टिकल में यूसीसी की बात की गई है? रेलवे वगैरह के पेपरों में खासतौर पे आर्टिकल नंबर पूछा जा सकता है। आर्टिकल नंबर 44 में जो है ये जिक्र जो है यूसीसी का किया गया, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में ये जो पूरी हम लोगों ने आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखी थी यूसीसी की के रिस्पेक्ट में कि इसको फंडामेंटल राइट बनाए या ना बनाए, तो यहां से अपने को एक और सवाल मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये यूपीएससी के लिए खास तौर पर जो है इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी थी, उस फंडामेंटल राइट की कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला तो ये कि हमको कई पॉलिटी में तो खैर जिसने एकदम डीप में जाके पढ़ा है उसको पता होगा, ऊपर ऊपर से जिसने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं उनमें शायद काफियों को पता ही नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट्स को में क्या रखना है क्या नहीं रखना। इस पूरी चीजों को डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स की कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? एक सीधा सीधा सवाल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता है, जिसको हम लोग कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोलते हैं, उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये एक सवाल याद रखिएगा, भारत के संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं आज की तारीख में, इस चैप्टर में कौन से फंडामेंटल राइट जाएंगे, कौन से फंडामेंटल राइट नहीं जाएंगे, इसके ऊपर जो निर्णय या डिसीजन लिया गया था वो लिया गया था एक कमेटी के द्वारा, जिसका नाम था कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स या कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? दिमाग में उतार लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले, आजाद भारत के पहले जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है ये फैसला लिया था। एंड साथ ही साथ ये भी याद रख सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसी कमेटी ने डिसाइड किया था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जाएगा, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग वक्त पर अपनी बातें कही हैं, खासतौर पे लास्ट ईयर जो बात कही है 2023 में, उसमें आर्टिकल 162 का जिक्र किया गया है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया आर्टिकल 162 क्या भला है? आर्टिकल 162 किसको क्या पावर देती है? तो हमको याद रखना है, आर्टिकल 162 स्टेट्स को या स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स को ये पावर देती है कि हर वो विषय जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, यानी कि स्टेट लिस्ट में, और ऑब्वियसली बात है स्टेट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आप कानून ला सकते हो। इसी के चलते, क्योंकि कई सारे जो मसले हैं यूसीसी के वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, मैरिज एंड डिवोर्स हो गया, या फिर आपका इन्फेंट्स एंड माइनर्स, एडॉप्शन। इन्फेंट्स एंड माइनर्स में यह है कि इनकी आपकी जो कस्टडी है वो किसके पास जाएगी, इस तरीके से इनका गार्जियन कौन बनेगा, एडॉप्शन, विल्स और इस तरीके के जितने भी मसले हैं जो यूसीसी में आते हैं मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, इसलिए आर्टिकल 162 इनको पावर देता है स्टेट्स को कि अपने अपने यूसीसी बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि स्टेट्स के पास में अपने राज्यों में खुद के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पावर कैसे आती है? जवाब है आर्टिकल 162 के तहत में आती है, जो उनको यह अधिकार देता है हर उस विषय पर जिसके ऊपर तुम कानून बना सकते हो, कानून बना लो। क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड में आने वाले बहुत से सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इसलिए स्टेट्स के पास में पावर है कि वो उनके ऊपर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में यूसीसी लागू करवा सकते हैं। तो इतने जो है क्वेश्चंस वगैरह यहां से बनकर तैयार होते हैं, और इसी के साथ में ये न्यूज भी अपनी जो है समाप्त होती है, और इसी के साथ में अपनी जितनी भी सारी न्यूज है इस सेशन की वो भी यहां पर समाप्त होती है।